नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में क्लास 9th के छात्रों के लिए नन हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो मैंने तैयारी करा दिया, लेकिन इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कराने वाले हैं एनुअल एग्जाम का। आपको पता है ना कि 24 मार्च के दिन विज्ञान और संस्कृत का पेपर होने वाला है, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका नन हिंदी का पेपर होने वाला है, तो मैं नन हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करा दिया हूँ। इसी चैनल पर है, जाकर वीडियो देख लीजिएगा और नन हिंदी का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं सब रट के जाना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे। पूरा क्वेश्चन को आप लोग रट के जाइएगा, ठीक है। और इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको भी आप लोग एकदम रट लीजिए। अगर हम सब्जेक्ट नन हिंदी का तैयारी नहीं कराते तो बहुत लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि सर आप नन हिंदी का तैयारी नहीं कराते हैं। बाबू, हम सब चीज़ का तैयारी कराते हैं। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करोगे, साथ दोगे ना, तो मैं हर चीज़ का तैयारी कराऊंगा। अभी 2026 का जो बैच कल से स्टार्ट होने वाला है, उसमें नन हिंदी का पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव कराएंगे, सब्जेक्टिव कराएंगे, टेस्ट लेंगे। तो आप लोग चिंता मत करना, बस हमारे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए कि सर हमको भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है और ऑनलाइन क्लास करना है। तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजूंगा, उस पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और स्टडी प्लस ऐप का भी लिंक भेजूंगा, स्टडी प्लस ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा और क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हम स्टडी प्लस ऐप से भी क्लास कर सकें। और टेंशन मत लीजिएगा, हम सब चीज़ का तैयारी कराएंगे। पहले कल के एग्जाम के लिए जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग तैयारी करके जाइए। पहला नंबर क्वेश्चन है, ये दो नंबर का क्वेश्चन है। पहले दो नंबर वाला बताते हैं, फिर आवेदन पत्र बताएंगे, फिर निबंध बताएंगे, ठीक है ना। फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन बताएंगे, फिर गद्यांश बताएंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर वाला कि कवि शिव मंगल सिंह सुमन के अनुसार सबसे बड़ी मूल्य क्या है। तो आंसर लिखेंगे, कवि शिव मंगल सिंह सुमन के अनुसार सबसे मूल्य यह है कि मनुष्य संघर्ष और प्रयास किए बिना ही भाग्य के भरोसे बैठ जाएं और अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास न करें, ठीक है। उसके बाद से हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, नचिकेता की कहानी कहाँ से ली गई है। तो आंसर हम लोग लिखेंगे, नचिकेता की कहानी कठोपनिषद से ली गई है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, दानी पेड़ शीर्षक पाठ में अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खूब खुश क्यों था। तो हम लोग आंसर लिखेंगे कि दानी पेड़ पाठ में पेड़ अपना सब कुछ देने के बाद भी खुश था, क्योंकि वह निस्वार्थ प्रेम और सेवा की भावना से भरा हुआ था। वह अपने मित्र यानी कि बालक को सुखी देकर संतुष्ट था। उसके बाद हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। गंगा स्तुति पाठ की विद्या क्या है और इसके रचनाकार कौन है। तो गंगा स्तुति पाठ की विद्या स्त्रोत काव्य है और इसके रचनाकार है पंडित जगन्नाथ, आप लोग याद रखना। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, सोना को छोटे बच्चे क्यों अच्छे लगते थे। सोना हिरण थी ना, उनको सबसे छोटे बच्चे अच्छे क्यों लगते थे। तो सोना को सबसे छोटे बच्चे इसलिए अच्छे लगते थे क्योंकि वो मासूम, निष्पाप और हंसमुख होते हैं। उनकी बातों और हरकतों में सरलता और स्नेह होता है, इसलिए सोना को सबसे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, यशस्विनी शीर्षक कविता की किन्हीं 2 पंक्तियाँ लिखें। तो वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बनाए। ये 2 पंक्ति आपका हो जाएगा। और 7 नंबर क्वेश्चन है, समास की परिभाषा लिखे। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं और उसके बीच विभक्तियाँ कारक चिन्हों का लोप हो जाता है तो उसे समास कहते हैं। ओके, जैसे माता पिता, पीताम्बर, नीलाम्बर, लंबोदर, है ना, यथाशक्ति, यथासंभव, प्रतिदिन, ये सब आपका हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर वाला देखो, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोगों से 10 को पूछेगा, जिसमें से 5 को का उत्तर देना है। हमने आपको 7 को क्वेश्चन का तैयारी कराया है, ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं 8 नंबर क्वेश्चन। बाबू, ये 8 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। 5 नंबर वाला 2 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 का उत्तर देना है। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता का सारांश लिखे। तो हम आंसर लिखेंगे, पुष्प की अभिलाषा कविता में कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने एक फूल के माध्यम से अपनी देशभक्ति की भावना को प्रकट किया है। फूल यह नहीं चाहता है कि वह किसी राजा के मुकुट की शोभा बढ़ाए या देवताओं की पूजा में काम आए, बल्कि वह चाहता है कि उस देश के वीर सैनिकों के मार्ग में बिछाया जाए, ताकि वह मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले के चरणों में समर्पित हो सके। यह कविता त्याग, समर्पण और देश प्रेम की भावना को दर्शाती है। सही बात है, आजकल लोग ना फूलों की माला लगाकर नेताओं के घर में पहनाते हैं, लगता है कि नेताएं हैं हमारे देश के आन मान शान है, और वही 2 वक्त की रोटी देते हैं। 2 वक्त की रोटी तो किसान मजदूर देते हैं, जो हमारी
देख रेख करते हैं, और जो बॉर्डर पर लड़ने वाले सैनिक होते हैं वो असली देश के हीरो हैं। उनको मतलब कि फूल की मालाओं से स्वागत करना चाहिए। लेकिन हमारा देश तो क्या कहे, ये अच्छी बात नहीं लगती है। सही बात है, जो भी कवि ने लिखा है ना ये सब बात बहुत हमें अच्छा लगता है, इनको सैल्यूट है। हम ना देश के सैनिकों और किसानों को ना सबसे मेन हीरो मानते हैं और किसी को नहीं ये सब नेता लोग झगड़े एक दूसरे को झगड़ाएंगे, लड़ाएंगे और अपने फ़ायदे के लिए वोट पाएंगे, है ना, और मौज मस्ती करेंगे। इन सब से कभी भी आप लोग दूर रहिएगा, ये सब केवल भड़काने वाला काम करते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। एगो आवेदन पत्र पूछेगा और एगो संवाद पूछेगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर 2 मित्रों के बीच संवाद लिखे। तो एक मित्र अमित हो गया, दूसरा रोहित हो गया। तो अमित मित्र कहता है, अरे रोहित, क्या तुमने चंद्रयान 3 की सफलता की खबर देखी? भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर दी। तो रोहित कहता है, हाँ अमित, यह हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया। तो अमित कहता है, सही कहा, अब भारत उन देशों में शामिल हो गया जिन्होंने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। और उसके बाद रोहित कहता है कि और ख़ास बात यह है कि यह मिशन बाकी देशों की तुलना में बहुत कम लागत में पूरा किया गया। तो अमित कहता है, बिल्कुल, यह हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और बुद्धिमत्ता का परिणाम है। हमें भारतीय होने पर गर्व है। तो रोहित कहता है, हाँ, यह विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत की एक नई उपलब्धि है। जय हिंद। तो अमित कहता है, जय हिंद। और मैं भी कहता हूँ जय हिंद। आप लोग भी कमेंट करके कहो जय हिंद। हम भारतीय हैं ना, इसलिए सब लोग जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिख दो। अब देखिएगा अनुशासन। देखिए, अनुशासन पर निबंध कहेगा या फिर छात्र जीवन और अनुशासन कहेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। अनुशासन का मेन अर्थ होता है, अनुशासन का उपयोग ज़्यादातर हम लोग छात्र जीवन में करते हैं, इसलिए कभी कभी छात्र जीवन या छात्र जीवन अनुशासन लिख देता है या फिर केवल अनुशासन लिख देता है। तो सबका मतलब सेम होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि छात्र जीवन और अनुशासन में निबंध लिखे तो यही वाला लिखना, ठीक है। तो इसका भूमिका हम लोग देखेंगे। अनुशासन का अर्थ व्यवस्था, क्रम और आत्म निमंत्रण। यह एक ऐसा गुण है जो समय की बचत करता है, धन और शक्ति का व्यय रोकता है तथा अतिरिक्त बल पैदा करता है। अनुशासन का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अनुशासन का स्वरूप देखिए, अनुशासन का स्वरूप ज़्यादातर यात्रा करते हुए यात्रियों में दिखाई पड़ती है। बस पर चढ़ने वाले यात्रियों में धक्का मुक्की होती है, कभी कभी खरोच भी आ जाती है। यदि बस पर चढ़ने का कार्य अनुशासन से हो जाए तो सभी बस में बैठ जाएंगे और धक्का मुक्की से मुक्त हो जाएंगे। फिर हम लोग अनुशासन का लाभ देखेंगे। छात्रों को एक ही समय पर विवाह की पार्टी में भी जाना है। एक छात्रों को एक ही समय पर विवाह पार्टी में जाना है, क्रिकेट मैच भी खेलना है, दूरदर्शन पर आई फिल्म को भी देखना है और कल होने वाली परीक्षा की तैयारी भी करनी है। इस कारण छात्र इधर उधर फंस जाते हैं। मतलब कि आपको पता है ना कि जैसे कि मान लेते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, अभी आईपीएल का मैच स्टार्ट हो गया है, तो बहुत ऐसे लोग, जैसे कि इंटर वाले लड़कों का मैं एग्जाम्पल लेकर बात कर रहा हूँ, तो इंटर वाले जो छात्र हैं उनको मैच भी देखना है और उनके मन में ये भी सोच होना चाहिए कि रिजल्ट आएगा तो हमारा फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए, और ये भी उनके मन में होना चाहिए कि कल हम मैच भी खेलने जाने वाले हैं। मतलब कि हर चीज़ एक ही समय पर सोच लो, कोई काम समय पर हो ना, इसलिए हम लोग फंस जाते हैं। वे एक साथ चारों ओर मन लगाकर किसी भी कार्य को ध्यान से नहीं कर पाते। यदि कोई छात्र अनुशासन का अभ्यर्थी हो जाए तो वह अवश्य ही संयम करके चारों के गुण दोष का विचार करके किसी एक और अपना ध्यान लगाकर अपने कार्यों को पूरा कर सकता है। अनुशासन से संयम आता है तथा सभ्यता का प्रारंभ होता है। आज की नवीन सभ्यता अनुशासन का ही देन है। ग्रामीण सभ्यता में कोई रहन सहन का व्यवस्था तरीका नहीं है, बोल चाल में अनुशासन है, इसलिए वो पिछड़े जाती है। मतलब कि जो गांव के लोग होते हैं ना, इनका कहना है कि जो गांव के लोग होते हैं ना, वो कभी भी किसी भी लैंग्वेज का उपयोग कर देते हैं, है ना, हर जगह हर चीज़ का दिमाग नहीं लगाते हैं, अच्छे चीज़ों का दिमाग नहीं लगाते हैं। मतलब कि कोई भी भाषा कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, इसलिए वो लोग पिछड़े हुए हैं। और शहर में आने के बाद वही लोग ना सोच समझ कर बोलते हैं, किसी से भी बोलो तो सोच समझ कर बोलो, अच्छे से बोलो, है ना, तो वो शहर का हवा लग जाता है। अब हम आपको गद्यांश बताने वाले हैं, बाबू ध्यान से सुनिएगा।
गद्यांश 4 को पूछेगा। पहला नंबर क्वेश्चन में गद्यांश पूछेगा 2 गो, एगो अ करके पूछेगा, एगो ब करके पूछेगा। तो या तो अ बनाइएगा या तो ब बनाइएगा। और दूसरा नंबर में भी अ करके पूछेगा और ब करके पूछेगा। तो या तो अ बनाना या तो ब बनाना। तो हम आपको 2 गो गद्यांश बता रहे हैं, दोनों गद्यांश को पढ़कर नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर देना है। तो पहला गद्यांश है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार, आलोचक और ललित निबंध के रूप में प्रतिष्ठित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया के आरत दुबेरा नामक गांव में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। इनके माता का नाम श्रीमती ज्योतिष्मती देवी और इनके पिताजी का नाम अनमोल दुबे था। इनके पिता संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे। सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य और तथा इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी शांति निकेतन में अध्यापक हो गए। अब देखिए 1940 से 1950 तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी भवन में निदेशक पद पर कार्य किया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस रूप में प्रतिष्ठित है। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार, आलोचक और ललित निबंध के रूप में प्रतिष्ठित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबेका छपरा ग्राम में हुआ था। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के माता पिता का नाम क्या था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के माता का नाम था श्रीमती ज्योतिष्मती देवी और पिता का नाम था अनमोल दुबे, है ना। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर पूछा गया शांति निकेतन में कौन अध्यापक हो गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी शांति निकेतन में अध्यापक हो गए। पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कब से कब तक हिंदी भवन के निदेशक के पद पर कार्य किए। तो हम लोग आंसर लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी सन 1914 से 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में निदेशक के पद पर कार्य किए, है ना। तो आप लोग याद रखना। ये पहला आपका हो गया क्या हो गया, तो पहला आपका गद्यांश हो गया। और आपका दूसरा नंबर गद्यांश है कि दूसरा नंबर गद्यांश को पहले पढ़ते हैं। अशांति का प्रमुख कारण द्वेष और असहिष्णुता है। आज प्रत्येक देश एक दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है। मतलब कि आज के ज़माने में कोई देश आगे बढ़ रहा है तो दूसरा देश उस देश को देखकर जल रहा है कि क्यों हमसे आगे बढ़ रहा है ना। तो यही होता है। आयुधों की होड़ में आज मानवता खत्म होती जा रही है। अहिंसा से शांति की कल्पना की जा सकती है। परोपकार एवं सहिष्णुता आदि को धारण कर अशांति को दूर किया जा सकता है। वर्तमान में वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा अत्यंत आवश्यक है। बस इतना ही है। अब इसका जवाब दीजिए। अशांति का प्रमुख कारण क्या है। तो हम लोग लिखेंगे अशांति का प्रमुख कारण द्वेष और असहिष्णुता, ये हो जाएगा। ईर्ष्या की अग्नि में कौन जल रहे हैं। आज प्रत्येक देश एक दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानवता कैसे खत्म होती जा रही है। तो आयुधों की होड़ में मानवता खत्म होती जा रही है। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अहिंसा से किसकी कल्पना की जा सकती है। अहिंसा से शांति की कल्पना की जा सकती है। तो इसका हम लोग उत्तर ये लिख देंगे। पांचवा नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो वर्तमान में किसकी अवधारणा अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा अत्यंत आवश्यक है। तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको पूरा कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी तैयारी कर दिया। कल पेपर देकर आकर कमेंट बॉक्स में थैंक्स जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करके जाइएगा। याद रहे सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है और किसी भी क्वेश्चन को छोड़ कर नहीं आना है। देखिएगा बाबू, अगर क्वेश्चन को छोड़ कर आइएगा तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन गलती से ही उस क्वेश्चन में कुछ लिख देते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। क्योंकि फाइनल एग्जाम में अगर कम नंबर आता है तो कहीं हो सकता है कि 10वां क्लास में जाने ना दिया जाए। कुछ भी बिहार बोर्ड कर सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड कब कौन सा रूल लागू करता है हम लोगों को भी नहीं समझ में आता है ना। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, अच्छे तरीके से तैयारी करके जाइए। सारा पेपर एकदम भर कर आइएगा, 100 में 100 आप पेपर बना कर आइएगा। ठीक है, ओके, ठीक है बाबू।